वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट है, हिस्ट्री भी कंप्लीट है, उसके बाद बिहार स्पेशल भी कंप्लीट है। साइंस में बायोलॉजी कंप्लीट हो गया है और केमिस्ट्री का जो 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका ये लास्ट लेक्चर है। 2 लेक्चर में जो है केमिस्ट्री हम लोग कंप्लीट किए हैं। पहला लेक्चर अपलोड है, ये दूसरा लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। इस पहला वाला लेक्चर में सब इंक्लूड था, ठीक है, जिसमें मैटर में सारा कहानी था, ठीक है, मॉलिक्यूल वगैरह सब पढ़ा दिया था, ठीक है। तो ये कहानी है, ठीक है। और उसके बाद जो है 9th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसका 2 लेक्चर आ जाएगा, 30 को और 31 को। उसके बाद कहानी ख़त्म। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 12 समझ लो ओवरऑल साइंस का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले देखो सीधा सीधी मुद्दे की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में छोटा छोटा डिफरेंस है, वो देख लेते हैं। इसी के डिनोशन है ये तो कहानी जो है वो डिनोट करने की है। अब जे थॉमसन डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन। देखो कभी कभी ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखो। गोल्डस्टीन प्रोटॉन को और जेम्स चैडविक क्या था न्यूट्रॉन को, ठीक है। चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम की कहानी है। 1.6 × 10⁻⁹ कूलम कर लो और ये 0 हो गया, ठीक है। और 9.1 × 10⁻31 kg इसका जो है मास है। और इक्विवेलेंट टू हाइड्रोजन एटम 1.6 × 10⁻20 kg इसका भी सेम है। तो कहानी सिर्फ साइंटिस्ट याद रखना। आपको एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं जो 9th क्लास वाली NCERT में दिया हुआ है विस्तार में। डाल्टन मॉडल आया था 1803 में। देखो ये इसलिए डेट लिखा गया है, कोई ख़ास वजह नहीं है, बस एक ही वजह है कि कभी अरेंज करने के लिए आ गया तब क्या करोगे। तो डाल्टन मॉडल आया 1803 में, थॉमसन मॉडल आया 1903 में, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल आया 1911 में, नील बोहर मॉडल आया 1913 में, ठीक है। तो इस तरीके से 4 मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अपनी कहानी को जो है शुरू करते हैं डाल्टन मॉडल से। तो डाल्टन मॉडल ने ये कहा कि भैया एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। कोई भी मैटर हो वो छोटा छोटा एटम से मिलके बना हुआ है, ये कहा डाल्टन ने। उसके बाद कहा कि एटम इज इनडिविजिबल, यानी कि उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये कौन कहा? डाल्टन ने। अब सीधा अपोजिट इसकी कहानी आ जाता है जो थॉमसन ने कहा। थॉमसन ने कहा सर भाई देखो एटम इज डिविजिबल सर। एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर इम्बेडेड इन इट। जो तरबूज वाला जो कहानी है वो इन्हीं की है, ठीक है, ठीक है। रेड वाला एडिबल पार्ट है और जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच जो है इलेक्ट्रॉन है। द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसलिए इलेक्ट्रॉन ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। रदरफोर्ड मॉडल पढ़ते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल जैसे ही दिमाग में आएगा वैसे ही आना चाहिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट गोल्ड ही क्यों? क्योंकि थीन से थीन इसको बनाना था, ठीक है। और गोल्ड का जो है वो सबसे मेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कहानियाँ, ठीक है। तो ये था गोल्ड फॉइल का ये शीट, ये है गोल्ड फॉइल का शीट, ठीक है। और यहाँ से ये अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डमेंट किया गया, ठीक है। तो अब इससे कैसे कैसे क्या पता चलेगा वो देखते हैं, समझ लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी सी चीज़ है। रिजल्ट क्या कहना है? मैक्सिमम पार्ट वैकेंट। कैसे पता चलेगा वैकेंट है? पास कर जाएगा, ठीक है। नहीं रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, नहीं बैंड सीधा पास कर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑक्युपाइड वेरी लिटिल स्पेस। ये कैसे पता चलेगा? डिफ्लेक्टेड। जो ये कहानी है तो यहाँ से पास की तो कुछ डिफ्लेक्ट कर गया, तो इससे ये पता चला कि भैया पॉजिटिव चार्ज जो है ऑक्युपाइड वेरी लिटिल स्पेस, बहुत कम जो है डिफ्लेक्ट हुआ है। न्यूक्लियस के बारे में कैसे पता चला कि डेंस पार्ट ऑफ एटम 180 डिग्री जो रिटर्न हुआ गया और सीधा वापस चला गया, ठीक है। तो ये डेंस पार्ट वाला कहानी था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। तो एटम के साइज से जो है वो साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। देखो कहानी उल्टा ही चल रहा है, ठीक है।
कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, एटम जो है वो एटम से अगर कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का जो साइज है वो वेरी स्मॉल है। ड्रॉबैक इसका क्या रहा? ड्रॉबैक ये रहा कि सर रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही रहा इसका कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में बात नहीं किया कि एटम स्टेबल कैसे है। ठीक है, अगर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अलग अलग एनर्जी है, अलग अलग कहानी है, कैसे स्टेबल रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये सॉल्व करेगा नील बोहर मॉडल। ठीक है, आगे देखते हैं। मतलब कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा सब एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कोई ये कह रहा है कि भैया कि न्यूक्लियस स्मॉल होता है और एटम जो है वो मतलब बड़ा होता है, जो उल्टा लगता है कहानी। फिर वहाँ वो कुछ और कह रहा है। ठीक, कोई कहता है कि मैटर डिविजिबल होता है, ये एटम जो है इनडिविजिबल है, कोई कह रहा है डिविजिबल है। सब जो है वो अलग अलग कहानी है। नील बोहर मॉडल की क्या कहानी है वो देखते हैं। नील बोहर ने क्या किया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में जल्दी बात किया है, क्योंकि भैया यही तो ड्रॉबैक था उसका। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट एनर्जी लेवल इन एनी एटम। कोई भी एक एटम है, समझते हैं सिंपल भाषा में, ठीक है, तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंट एनर्जी लेवल में होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या, आसान भाषा में समझते हैं। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि भैया जो जिस भी लेवल में होगा जो इलेक्ट्रॉन और उसका जो एनर्जी है उस सारे इलेक्ट्रॉन का सेम एनर्जी होगा, यानी कि सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जो है एक ही सर्कल में होंगे। फिर दूसरा जो सर्कल होगा इसमें दूसरा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन मान लिया है। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सेम एनर्जी का होगा, जिस वजह से क्या होगा कि स्टेबल होगा एटम। ये का सेम एनर्जी लेवल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी। इलेक्ट्रॉन नीदर गेन और रिड्यूस एनर्जी इन सेम एनर्जी लेवल सो डैट एटम इज स्टेबल। ठीक है, पहली बात। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड इन सेम एनर्जी लेवल, वही बात, एक ही बात आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब ये जो है डिवाइड किया गया KLMN, ये कौन किया? बोहर ब्यूरी प्लान बोला जाता है इसको। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में 2 × n का स्क्वायर होता है। 2 × n का स्क्वायर, इसका मतलब ये कि अगर 1 रख देते हैं तो 2 × 1, ठीक है, 2 हो गया। अगर 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। 3 रखते हैं तो भैया 3 3 × 9 हो गया और 9 18 हो गया। और 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर हो गया, 16 × 2 32 हो गया। तो मैजिक नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में, इससे ये का फॉर्मूला क्या, 2 × n का स्क्वायर। मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब बाहु प्रिंसिपल के बारे में क्या कहानी है कि अब बाहु प्रिंसिपल क्या कहता है अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट में कैसे जो है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा उसके बारे में बात करता है। ठीक है, अब वो सारा कहानी है SPQ वाला सका, वो अलग कहानी है, उधर नहीं जाना हम लोग को। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2 8 18 32 मैजिक नंबर ऑफ बाहु प्रिंसिपल टॉक अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। बोहर ब्यूरी मॉडल दिया 2n स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं और बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। सीधा सीधी मुद्दे की बात करते हैं, इससे सवाल बनता है एटॉमिक नंबर Z। तो एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उसी को क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर कहेंगे, डिनोटेड बाय Z। सिंपल सी बात है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, काम खत्म। एटॉमिक मास बोलो, एटॉमिक वेट बोलो, कहानी वेट। ठीक है, ठीक है। A = Z + N, मतलब क्या कि A क्या है? एटॉमिक मास है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो A क्या एटॉमिक मास है, Z क्या है? एटॉमिक नंबर है, N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो या नंबर ऑफ या एटॉमिक नंबर बोलो, दोनों बातें की है। तो A की वैल्यू क्या हो गई? P + N, या बोल सकते हो आप Z + N, क्योंकि P और Z में कुछ फ़र्क है ही नहीं, क्योंकि एटॉमिक नंबर वही होता है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। इसलिए Z की जगह P लिख लो या P की जगह Z लिख लो, दोनों बात बराबर है। कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आता है, इसलिए लिख दिया गया है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक सवाल पूछा हुआ है, ये है 12 और ये है 24। तो भैया ये क्या कहलाएगा? A है, तो A क्या है? एटॉमिक मास है। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो A = क्या होता है? Z + N। ठीक है,
तो ए कितना दिया हुआ है 24 इज इक्वल टू जेड कितना दिया हुआ है 12 प्लस एन। तो एन की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा 24 माइनस 12, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना निकल गया 12। बस एक फार्मूला याद रखो, और 3 जो है इसमें वेरिएबल है, 2 दिया हुआ रहेगा, 1 निकालना होगा। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की कहानी और आइसोबार की कहानी जो है एक समझो दूसरा और उसका अपोजिट कर दो। कम याद रखने का बेस्ट तरीका यही होता है। सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन बोले दोनों एक ही बात है, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट दिया जाता है ये सब। तो सेम एटॉमिक नंबर बोलो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो, ठीक है, एंड डिफरेंट एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, उसको क्या कहेंगे आइसोटोप्स कहेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये हो गया तो नीचे वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है, ये दोनों देखो सेम है, 8 है तो सेम हो गया, और ऊपर में देखो 16 यहाँ 17 है, डिफरेंट हो गया, तो मतलब ये आइसोटोप्स हो गया कहानी। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स का अलग अलग नाम है, प्रोटियम हो गया, ड्यूट्रियम हो गया और ट्रिटियम हो गया। अलग अलग यूज़ क्या है आइसोटोप्स का वो देखते हैं। कोबाल्ट 60 का क्या यूज़ है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आर्सेनिक 74 का क्या यूज़ है टू फाइंड कैंसर, इनके ट्यूमर वाला कैंसर होता है उसके बारे में। U-235 न्यूक्लियर रिएक्टर में। I-131 ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, और PH-23 ट्रीटमेंट ऑफ द ब्लड कैंसर। तो ये जो है याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनता है। आइसोबार इसका अपोजिट कर दो, सिंपल सी बात है ये यार। हैविंग सेम एटॉमिक मास एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे डिफरेंट एटॉमिक नंबर नहीं लिखे हैं, अंडरस्टूड है चीज़ें। अंडरस्टूड इसलिए है क्योंकि सेम एटॉमिक मास हुआ तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, यही दोनों में तो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। मीन्स Z प्लस N शुड बी सेम। जैसे कि यहाँ पर वाला जो है डिफरेंट रहा, ऊपर वाला एटॉमिक मास सेम रहा, तो एटॉमिक मास सेम के बारे में बात कर रहे हैं तो ऊपर में A होता है और नीचे में Z होता है। A के बारे में बात कर रहे हैं तो 2 एलिमेंट दिया हुआ है, तो भैया यहाँ पे दोनों A है तो सेम होगा, यहाँ पे Z है यहाँ पे X है। आइसोटोन, आइसोटोन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम कैसे होगा, ऊपर में हम लोगों ने एग्जांपल देखा है कि ये होता है A, ठीक है, और ये होता है Z। जब A में से Z को घटाएंगे, A माइनस Z करेंगे तो क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 30 में से 14 गया बच गया 16, 31 में से 15 गया बच गया 16। अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे सेम हो गया कि नहीं, तो ये दोनों को क्या बोलेंगे एक साथ, एक साथ बोलेंगे आइसोटोन है ये। आगे चलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेम होगा इसमें। इसकी क्या कहानी है, अब Na प्लस Mg प्लस प्लस और Al प्लस प्लस। आपको पता है कि सोडियम का 11 होता है और Na प्लस है। Na प्लस है कि मतलब किसी न किसी को ये दान करके आया है एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जब ये दान करके आया है तो इसलिए इस पे प्लस है सर, किसी को देकर आया है, ठीक है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन घट गया इसके पास, तो 11 में से गया तो बच गया 10। Mg प्लस प्लस है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन दान करके आया ये, इसका होता है 12 और 2 घटा देंगे तो मतलब हो गया 10। एल्युमिनियम का होता है 13, 3 इलेक्ट्रॉन दान करके आया है तो 13 में से 3 घटा देंगे बच जाएगा 10, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में क्या हो गया सेम हो गया। इसको क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ कंप्लीट मामला है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सवाल बनेगा, इसी से बनेगा, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को आप प्रेस करें, ठीक है। जैसे ही न्यू लेक्चर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, लेकिन चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें आप। और इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। देखो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये सारा कंटेंट है, एक बार एग्ज़ाम से पहले फुल रिवीजन करके जाओ, ठीक है, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा। बेस्ट